नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास हम लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वज्रयान संप्रदाय संबंधित है। दोस्तों, बतानी है कि वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। आप लोग हमें कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिंदसांग ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, बतानी है कि हिंदसांग ने किसके शासन काल में भारत आया था, भारत की यात्रा की थी। तो आप लोग याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों हिंदसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नर्मदा नदी का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी का दोस्तों उद्भव जो स्थल है वो है अमरकंटक। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे समाजवादी यानी कि सोशलिज्म को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान के दोस्तों लागू होने के समय समाजवादी आदर्श को सम्मिलित नहीं किया गया था प्रस्तावना में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे समाजवादी यानी कि सोशलिज्म को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, चिली सीरा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। सामान्य नाम बताने दोस्तों चिली सीरा का। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चिली सीरा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। देखिए दोस्तों, रिकेट्स एक रोग है जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। बतानी है कि किस विटामिन के कमी के कारण यह होता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन डी यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स अर्थात सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। बतानी है दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, बतानी है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग ने यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के पहले सिद्धांत को और भी क्या कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि न्यूटन के पहले नियम को या पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जड़ता का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़ता का सिद्धांत या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों बतानी है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हेमेटाइट से लोहा धातु को प्राप्त किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में भी जानी जाती है? दोस्तों बतानी है कि किस गैस को हास्य गैस अर्थात हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को दोस्तों हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि N2O को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। दोस्तों बतानी है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे एक परमाणु के नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या हार्वे ने दी थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे हार्वे ने की थी। ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बतानी है कि सबसे बड़ी धमनी को आर्टरी को और किस नाम से जानी जाती है, कैसे जानी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे महाधमनी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी धमनी यानी कि सबसे बड़ी आर्टरी को महाधमनी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है? बताने दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे असम राइफल्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स का नाम, तो आप लोग याद रखेंगे असम राइफल्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोच्चि बंदरगाह, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी मिट्टी है? दोस्तों बतानी है कि वह कौन सी मिट्टी है जिस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे काली मिट्टी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बता दें कि जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मृतकों का टीला।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में सर्वप्रथम यानी कि आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, चींटी या मधुमक्खी के उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? चींटी या मधुमक्खी के डंक में दोस्तों बतानी है कि कौन सा द्रव्य होता है। तो आप लोग याद रखेंगे फार्मिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चींटी और मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो आप लोग याद रखेंगे पेचिस, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पेचिस एक रोग है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, एक सामान्य रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों बतानी है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। कब लागू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1951 ईस्वी को दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राजस्थान ने पंचायती राज लागू किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इस तारीख को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, आप लोग याद रखेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी तीनों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अंश से प्राप्त किया गया ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। लेकिन जो ऑप्शन डी में है यूरेनियम, ये दोस्तों फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है। दोस्तों बतानी है कि वह नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बता दें कि गोदावरी नदी दोस्तों गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत एक राष्ट्र है। बताने कि भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो आप लोग याद रखेंगे धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है। यानी कि दोस्तों अभी तक भारत की कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पे दोस्तों धर्मनिरपेक्ष चलता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वही बात करें जय जवान और जय किसान की, तो ये नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए। बाद में जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जोड़े थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नस्लवाद का अर्थ होता है। दोस्तों बतानी है कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे रंग भेद, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नस्लवाद का अर्थ होता है नस्ल भेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है?
दोस्तों बतानी है कि ज्वालामुखी के मुख को यानी कि उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्रेटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि भारत का वह शहर कौन सा है जिसे कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में कहें तो दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कॉटन पॉलिश या सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।